Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friend and student. Welcome to my YouTube channel Ikram al Mustafa. Today we are discuss the branches of biology. The lecture would be in Urdu और हिंदी लैंग्वेज। तो यहाँ पर मैंने आपको बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस दे दी हैं जो हम इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो सबसे पहली ब्रांच पे चलते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? एक्सटर्नल साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फिज़िकल अपीयरेंस है और जो डिफरेंट ऑर्गन हैं उनकी से जो है शेप, साइज़ और स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे आप प्लांट को ले लें। प्लांट के पास डिफरेंट ऑर्गन हैं, लीव्स, पेटल्स और स्टेम्स वगैरह। इनकी अरेंजमेंट देखी जाती है, डिफरेंट साइज़ इनके देखे जाते हैं। जैसे कि आपका मैंगो ट्री है, इसके लीव्स में और आपका नीम ट्री के लीव्स में, दोनों में लीव्स के अंदर काफ़ी फ़र्क आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, साइज़ का भी, शेप का भी और स्ट्रक्चर का भी। तो ये सारी चीज़ें जो फिज़िकली अपेयर होती हैं एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, वो हम मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद हमारी सेकंड ब्रांच है एनाटॉमी। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंटरनल स्ट्रक्चर हम कैसे देख सकते हैं? जब तक हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डायसेक्ट करेंगे, उसके अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट हो गया, उसका स्केलेटन सिस्टम हो गया, मस्क्यूलर सिस्टम हो गया, उसका सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और डिफरेंट ऑर्गन्स किस तरह से अरेंज है, अलाइन है, उनके स्ट्रक्चर क्या है, उनके साइज़ क्या है, इसके बारे में हम जो पढ़ते हैं वो किस में आ जाता है? हमारा एनाटमी के अंदर। फिर है हमारी सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी नाम से ही पता चल रहा है कि किसके बारे में हम पढ़ेंगे? सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल के बारे में हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें? सेल के बारे में हम स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस पढ़ रहे हैं। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं और वो ऑर्गन डिफरेंट सेल से मिलकर बने हैं। मिसाल के तौर पे हमारा ब्रेन ले लो, जो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, और हमारा किडनी है वो नेफ्रॉन से मिलकर बना होता है, और हमारे जो है मस्क्यूलर ऑर्गन है जो मसल सेल से मिलकर बने होते हैं। ये डिफरेंट सेल्स हैं, इनकी शेप चेंज होंगी, इनके साइज़ चेंज होंगे और इनके फंक्शन भी चेंज होंगे। तो ये तमाम जो चीज़ें आ जाती हैं सेल्स के स्टडी में, वो सारी सेल बायोलॉजी में आ जाती हैं। इसके अलावा सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। मैंने अपनी प्रीवियस जो लेक्चर उसमें भी इस चीज़ को डिस्कस किया था कि एक सेल से लाइफ स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि सबसे छोटा क्रीचर हमारा कौन सा है? बैक्टीरिया है। अब हम आगे की ब्रांचेस में चलते हैं। तो पहली हमारी ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में जैसे हम पीछे सेल बायोलॉजी पढ़ के आए हैं, सेल के बारे में पढ़ के आए हैं, हिस्टोलॉजी हमारे को टिश्यूज़ के बारे में पढ़ाती है। तो टिश्यूज़ क्या होते हैं? टिश्यूज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। जो सेम स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं वो मिलकर ग्रुप बनाते हैं, और वो जो ग्रुप होता है वो हमारा क्या कहलाता है? टिश्यूज़ कहलाता है। कार्डियक टिश्यू होते हैं, मस्कुलर टिश्यू होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, उनके किस तरह से ऑर्गेनाइज हुए हुए होते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी जो हम पढ़ेंगे वो किस में पढ़ते हैं? हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं। फिर हमारी ब्रांच आ जाती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या पढ़ते हैं? जैसे मॉर्फोलॉजी में जो है फिज़िकल एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनके जो ऑर्गन होते हैं उनके स्ट्रक्चर, शेप और साइज़ पढ़ रहे थे। फिजियोलॉजी में हम उनके फंक्शन पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पे परिंदे हैं, पर हैं उनके, तो किसी के छोटे होंगे, किसी के बड़े पर होंगे। वो परों से किस तरह से जो है वो पर क्या क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनकी जो चोंच है वो कैसा फ़ंक्शन है, क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करती है, डिफरेंट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उनको हम नॉर्मली फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है। मिसाल के तौर पर और हम समझ लेते हैं, जैसे कि चील होती है, चील की जो चोंच होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है गोश्त वगैरह फाड़ने के लिए। इसी तरह हमारे जो हैं तोता हो गया, हमिंग बर्ड है, इसकी जो चोंच होगी बहुत बारीक होती है, जो है फूलों का रस चूसने के लिए होती है। तोते की जो चोंच होती है वो मुड़ी हुई होती है और फल वगैरह खाने के लिए होती है। तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट उनके जो है बॉडी ऑर्गन के डिफरेंट फंक्शन आ जाते हैं। फिर उसके बाद है हमारी टैक्सोनॉमी, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है बायोलॉजी की। क्यों? क्योंकि इसने हमारे लिए बायोलॉजी को पढ़ना समझना आसान किया है। कैसे किया है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को इसने क्लासिफाई कर दिया, उनके ग्रुप्स बना दिए, ताकि हम एक ग्रुप्स को पढ़ें तो हमें बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उसी ग्रुप्स के मेंबर हैं उनके बारे में नो हाउ स्पेशली लिटिल बिट तो हमें पता चल ही जाता है इसमें। तो इसमें क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटी डिससिमिलरिटी के बेसिस पर ग्रुप्स के अंदर क्लासीफाई करते हैं, उनकी क्लासेस बनाते हैं, और उसके बाद हम उनको नेम भी देते हैं।
नेमिंग देते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, और बाकायदा इसका एक सिस्टम है बायोलॉजी के अंदर, बायोनॉमी नोमेनक्लेचर, जो साइंटिफिक वे से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नेम प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आ गई हैं किस में आ गई, टेक्सोनॉमी में आ गई। अब हम आगे की ब्रांचेस में चलते हैं। तो आगे हमारी है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स भी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और न्यू ब्रांच है, जिसके आने की वजह से ये हमारा पूरा जो वर्ल्ड है वो चेंज हो गया। तो अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं बेसिकली जीन के बारे में, जेनेटिक वेरिएशन और हेरिडिटी के बारे में। जीन क्या होता है, जीन बेसिकली हमारे डीएनए का एक सेगमेंट होता है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती है, इंस्ट्रक्शन होती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे बिल्ड करना है, मतलब उसकी हाइट कैसी होगी, क्या फीचर्स होंगे, कलर्स क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, ये तमाम इंफॉर्मेशन जीन्स के अंदर होती है। और किस तरह से उसे मेंटेन रखना है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की पूरी जो लाइफ होती है उसमें किस तरह उसको चलाना है, ये तमाम इंफॉर्मेशन जीन्स के अंदर होती है, जो पेरेंट्स से जो है ऑफस्प्रिंग में आती है, जैसे हम हेरिडिटी भी कहते हैं, विरासत। ठीक है, इसमें क्या जेनेटिक वेरिएशन क्या होती है, जेनेटिक वेरिएशन होती है जीन के अंदर कोई चेंज आ जाना, किसी वजह से जो है तब्दील हो जाना इंस्ट्रक्शन को, ये जेनेटिक वेरिएशन हो जाती है। बहुत इजी करके बता रहा हूँ। तो जेनेटिक्स के अंदर हम ये तमाम चीज़ों को, जीन को, जेनेटिक वेरिएशन को और हेरिडिटी जो मिल रही है विरासत में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग को, ये सब हम जेनेटिक्स ब्रांच में पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है ये। इसके बाद है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसका सेकंड नेम है एम्ब्रियोलॉजी। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब आप पूछेंगे एम्ब्रियो क्या होता है। एम्ब्रियो बेसिकली वो जब बेबी बन रहा होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा होता है फीमेल की बॉडी के अंदर, और तो वहाँ पे क्या होता है, जो आपका फीमेल एग होता है, फर्टिलाइज एग, वो सेल डिवीजन करके मल्टीपल सेल बनाता है, जो बाद में स्पेशलाइज सेल्स बनते हैं और फंक्शन के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाते हैं और बाकी सिस्टम उससे डेवलप होते हैं और पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारा बनता है। तो बेसिकली अर्ली स्टेज ऑफ जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन में जो अर्ली स्टेज होता है उसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। तो किस तरह से डेवलपमेंट के साथ वो एम्ब्रियो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएगा, तो उसके बारे में हम एम्ब्रियोलॉजी डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। फिर इसके बाद आ जाती है हमारी ब्रांच है वो है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके इर्द गिर्द के जो एनवायरनमेंट है उसकी बात की जा रही होगी। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के हिसाब से सर्वाइव करता है और अपने आप को ढालता है। अब आप देखें जो फिशेस होती हैं उनका एनवायरनमेंट, उनका जो एनवायरनमेंट होता है वो समंदर होता है, पानी होता है। कुछ जो पौधे होते हैं वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं, उनकी ज़मीन का नेचर, आबो हवा वगैरह, ये तमाम डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, फैक्टर्स पढ़ते हैं कि किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह से इंटरकनेक्ट है, उनका रिलेशन क्या है, उनको अफेक्ट किस तरह पड़ रहा है, इम्पैक्ट किस तरह पड़ रहा है। बेसिकली ये हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि आपके इर्द गिर्द के माहौल पे क्या असर पड़ रहा है और इर्द गिर्द के माहौल का आप पर क्या असर पड़ रहा है और आपके दरमियान किस तरह का रिलेशन है। तो ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी में आता है। इसके बाद है हमारी पैलेंटोलॉजी। तो पैलेंटियोलॉजी हो गया द स्टडी ऑफ रिमोट पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पुराने ज़माने की जो जानदार थे, जो लाइफ थी, हम उसके बारे में इसमें पढ़ते हैं। जैसे कि डायनासोर्स हो गए, काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो पहले जो है पिछले वक्तों में थे दुनिया पर और अब वो इस दुनिया से बिल्कुल गायब हो गए, जैसे कहीं थे ही। और इसमें एक और वर्ड टर्म यूज़ किया गया है, फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स एक प्रिजर्व फॉर्म होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हार्ट ऑर्गन्स की, जैसे कि टीथ हो गए, बोन हो गए और उनके शेल्स हो गए। ये जो है एक पत्थरों के अंदर या मिट्टी के अंदर इसे किसी तरह सेफ रह जाते हैं, डीके नहीं हो पाते, और ये जो है फिर जब हम खोदते हैं तो ये हमें मिल जाते हैं। फिर हम इसमें से पुराने ज़माने की ज़िंदगी के बारे में, जानदारों के बारे में एस्टिमेट लगा सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। जैसे कि डायनासोर्स हो गए, इनके बारे में भी हमें फॉसिल्स के ज़रिए पता चल सका। पुराने ज़माने में किस तरह के जो है जानवर हुआ करते थे, पिछले वक्तों में पौधे कैसे होते थे, वहाँ पर क्या उनकी जो है इन्वायरमेंट था, प्रोसेस कैसे चल रहे थे, क्या सब कुछ ये जो है इकोसिस्टम था प्रीवियस हमारे जो है वक्तों का,
वो हम सारे पैलेंटियोलॉजी में पढ़ते थे, किसकी मदद से, फॉसिल्स की मदद से ये मुमकिन हो सका। डायनासोर्स के बारे में भी जो हम जान चुके हैं वो फॉसिल्स के ज़रिए ही जान सके हैं। फिर इसके बाद आ जाती है बायोटेक्नोलॉजी। इसके अंदर ये जो है जदीद ब्रांच है जो टेक्नोलॉजी और बायोलॉजी से मिलकर बनी है। इसके अंदर क्या होता है, हम टेक्नोलॉजी की मदद से बायोलॉजिकल चीज़ों के अंदर चेंज लाते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे कि जीन, जो मैंने अभी पिछले जो है डिस्कस किया स्लाइड में, कि जीन की जो फॉर्मेशन है, जीन की जो प्लेसमेंट है, उसमें हम थोड़ा सा बायोटेक्नोलॉजी की मदद से चेंज लाते हैं और वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। हम इससे काफ़ी सारी बीमारियों का इलाज भी कर रहे हैं, कुछ न्यू प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं, जैसे इंसुलिन वगैरह। बैक्टीरिया में ज़रा सा चेंज करके हम इंसुलिन बना रहे हैं, जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही पहले पैदा कर सकता था। जैसे इंसान के अंदर ही पाया जाता था इंसुलिन, फिर हम बैक्टीरिया को यूटिलाइज़ कर रहे हैं इंसुलिन बनाने के लिए। ये कैसे मुमकिन हो सका, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हो सका। हम बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसके अंदर की जो हेरिडिटी बीमारी है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। सेल्स की जीन्स को जो ख़राब हो चुके हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं, जीन को चेंज कर सकते हैं, जो ट्रेड वालिदैन से बच्चों में आए उनको चेंज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। बेसिकली टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने और ज़्यादा बेहतरी करी है। तो अब इसके बारे में जो कुछ आता है वो सब हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर, लोकेशन ऑफ जीन किस तरह से चेंज किया जा सकता है, हमें जो चीज़ हमें चाहिए उस कैरेक्टर को हासिल करने के लिए हम क्या चेंज कर सकते हैं जीन में, तो हमें ये चीज़ मिल जाएगी। इसके बारे में हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में होता है, जो कि अभी काफ़ी ज़ोर शोर चल रहा है। इस बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस चल रहा है, काफ़ी स्टडी चल रही है, रिसर्च चल रही है इसके ऊपर, ये काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके बाद आ जाती है आपकी सोशियो बायोलॉजी। इसके अंदर हम जो है उसका सोशल बिहेवियर देखते हैं, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। उनके आपस में इंटरेक्शन देखते हैं, दो जानवरों का आपस में क्या ताल्लुकात है, वो एक दूसरे के सामने कैसे बिहेव करते हैं, अगर उनका मुखालिफ कोई हरीफ आ जाए तो कैसे करते हैं, अपनी फ़ीमेल के सामने उसको इम्प्रेस करने के लिए वो किस तरह से बिहेव करते हैं। डिफरेंट जो सिनेरियोज आ जाते हैं। इसके बाद हमारी जो ब्रांच है वो है पैरासाइटोलॉजी, जो कि स्टडी ऑफ पैरासाइट्स की। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स ऐसे होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करें, जो उनके अंदर और उनके बाहर रहकर उनसे अपनी ग़िज़ा हासिल करें। जैसे कि जुएँ हो गई, हमारे सर में रहती है, हमारा खून चूसती हैं, ये हमारे लिए पैरासाइट हो गए। ये बाहर होके ही हमारे जो है ग़िज़ा हासिल करती हैं हमारी बॉडी से, ठीक है। कुछ हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, जैसे पिनवर्म हो गए और टैपवर्म हो गए, ये हमारे अंदर होते हैं और हमारे अंदर होके हमसे ग़िज़ा हासिल करते हैं, ये नुकसानदेह भी होते हैं। फिर इसके बाद है फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, यानी कि जो मेडिसिन्स वगैरह बन रही हैं उनका असर क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या जो बेनिफिट्स हैं, ये सब कुछ हम और कैसे बनाए जा सकते हैं। बीमारियों का इलाज में काफ़ी मुफीद होता है, किस तरह से उन बीमारियों के लिए हमें मेडिसिन्स बनानी है, साइड इफ़ेक्ट्स को नज़र रखना है, तो मेडिसिन्स के रिएक्शंस को चेक करके जो है रिकमेंडेशन होती है। तमाम जो भी ड्रग्स के एक्शंस हैं, चाहे नेगेटिव है पॉजिटिव है, इन सबको हम किस में कवर कर लेते हैं, फार्माकोलॉजी में। फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, सेल के जो हो फॉर्मेशन है, उसके जो ऑर्गेनल्स के फॉर्मेशन है, उसमें जो मॉलिक्यूल्स आए जाते हैं कि कैसे कौन से मॉलिक्यूल्स मिलके ऑर्गेनल्स बना रहे हैं, फिर ऑर्गेनल सेल्स बनाते हैं, तो इनको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बेसिकली अल्ट्रा लेवल पे हम सेल को पढ़ रहे हैं, यानी कि उसकी फॉर्मेशन पे आ रहे हैं कि कौन से मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स वगैरह मिलकर या बायोमोलिक्यूल्स हैं वो हमारे सेल की फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर में रोल निभा रहे हैं, उनको हम इसमें पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है, इंसेक्ट की स्टडी है। इसमें हम पढ़ते हैं कि इंसेक्ट का और इनका रिलेशन पढ़ते हैं ह्यूमन से और अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से, उनके एनवायरनमेंट से। काफ़ी सारे इंसेक्ट हैं, बेसिकली इंसेक्ट ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो सबसे ज़्यादा पाए जा रहे हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में दुनिया के अंदर, इंसेक्ट्स, ठीक है। तो काफ़ी सारे इंसेक्ट हैं जो हम जिनसे हम फ़ायदा भी उठा लेते हैं, जैसे कि हमारा रेशम पैदा करने वाला कीड़ा है, उससे कितना हम फ़ायदा हासिल करते हैं, शहद की मक्खी है, कितना उससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। ऐसे काफ़ी सारे इंसेक्ट हैं जो बीमारियाँ भी फैलाते हैं, कॉकरोचेस वगैरह, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस वगैरह फैलाते हैं, मक्खियाँ हो गई बीमारियाँ फैलाते हैं। इन सब के बारे में भी हम इनका बिहेवियर, रिलेशन, अफेक्ट, इम्पैक्ट, ये सब इंटोमोलॉजी, ये हम इंटोमोलॉजी में इनके बारे में पढ़ते हैं। फिर है हमारा इम्यूनोलॉजी, जो लास्ट ब्रांच है जो हम इसमें हमारे लेक्चर में कवर करने वाले हैं, वो है लास्ट ब्रांच हमारी इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में क्या करते हैं हम,
इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दिफाई निज़ाम है, सिस्टम है, जो उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट कर रहा है? एक्सटर्नल पार्टिकल से प्रोटेक्ट कर रहा है। बैक्टीरिया हो गए, वायरसेस हो गए, डिफरेंट प्रोटीन्स वगैरह हो गए जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम होता है, मैक्सिमम पॉसिबल है कि होता है। उसको किस तरह से पावरफुल बनाना है, वो कैसे वीक है, उसके बारे में हम जो कुछ पढ़ते हैं वो इम्यूनोलॉजी में आता है। तो बेसिकली आज हमने काफ़ी सारी ब्रांचेस को कवर कर लिया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। हमने अच्छी खासी ब्रांचेस को कवर किया है। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है अगर मैं इसे और ज़्यादा डिटेल में बनाया, तो बेसिकली जल्दी आपको मेन पॉइंट्स इसके कवर कर दिए हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे इस वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। मेरी वीडियो को देखें, सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।